तो आज हम बात करने वाले हैं अपने साइंस के 3 चैप्टर्स सोर्स ऑफ एनर्जी, अवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट है आपका बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास रिफर्स टू दोज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जिनको आप सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ फ्यूल्स, वो आपके बायोमास होते हैं। बायोमास के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका फ्यूल, जैसे वुड हो गया, क्रॉप्स हो गए, ऑर्गेनिक गार्बेज हो गए। इसके बाद बायोमास फ्यूल को एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में माना जाता है। इससे आपकी जो है गैस बनती है एनॉर्बिक डाइजेशन की वजह से। एनॉर्बिक डाइजेशन एग्रीकल्चर और एनिमल वेस्ट के जरिए जो होता है उसे हम बायोगैस कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर्स का, यानी बायो डिग्रेडेशन बाई मैटर्स। आगे हम चलते हैं। गुड फ्यूल्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? गुड फ्यूल्स क्या है? गुड फ्यूल्स वो हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास आपको अवेलेबल होता है। एक गुड फ्यूल्स वो होता है जो इजीली एक्सेसिबल हो। एक गुड फ्यूल्स वो होता है जो इजीली स्टोर किया जा सके और उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। एक गुड सोर्स एक आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर चूजिंग फ्यूल्स, यानी जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्यूल को चूज करते हैं। एक तो ये कि ये कितनी हीट प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये कितना स्मोक जनरेट करता है, और तीसरा इसकी अवेलेबिलिटी कितनी आसानी से होती है। उस आधार पे हम फ्यूल्स को यूज करते हैं। इसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? तो कोई फ्यूल बर्न होने के बाद जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम में जनरेट करता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को कि किलो जूल पर ग्राम के जरिए। इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे कि कोई भी फ्यूल आपका बर्न होता है, बर्न अपने आप बर्न हो जाता है, यानी कि आपका ये मेजर किया था डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। इसके बाद हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपकी होती है इसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार ये खत्म होने के बाद दोबारा यूज नहीं की जा सकती, इसको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉसिल फ्यूल्स, या फिर जिसमें बहुत टाइम पीरियड लगता है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। आगे हम बात करते हैं कोल्स की। कोल क्या है? तो कोल आपका एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये आपका कार्बन कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम जो है आपका एक डार्क कलर विस्कस फ्लूइड है जो कि क्रूड ऑयल के फॉर्म में आपका यूज होता है। आप आगे हम बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? तो इसमें मीथेन होती है अप टू 95%। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको याद रखनी है। और इसमें मेन जो होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, और ये इजीली बर्न होती है। एडवांटेज जान लेते हैं। तो एडवांटेज वही है कि इजीली अवेलेबल हो जाए, जनरेट करने पे मोर हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। इसके बाद हम बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी क्या होती है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती है जिसको आप दोबारा से बना सकते हो, जिसको रिप्लेनिश किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि सोलर एनर्जी क्या है। तो सोलर एनर्जी से आपके सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर्स एंड आपके सोलर पैनल्स, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हो। इसके बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी दी गई हैं, जैसे आपको टाइडल वेव एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, वेव एनर्जी क्या होती है, ओशनिक थर्मल एनर्जी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, टाइडल एनर्जी आपकी टाइड्स जब आती हैं ओशन में उससे जनरेट होती है। वेव एनर्जी वेव्स की वजह से जनरेट होती है, और ओशनिक थर्मल एनर्जी ओशन में जब भी कोई गीजर वगैरह होता है उससे जनरेट होती है। जियोथर्मल एनर्जी आपके हीट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 3 लेयर्स होती हैं आपके अर्थ की। क्रस्ट मेंटल कोर, तो आपका जो कोर है वो हाई हीटेड है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अबाउट 6000 टू 7000 टेम्परेचर इसका होता है। तो इसमें जो हीट आप जनरेट होती है, और वो जब एनर्जी आपके अर्थ से होके निकलती है तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपकी डिपेंड करती है न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन पे।
तो इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम्स की। तो कोल और पेट्रोलियम्स मैंने आपको पहले ही बताया है, आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी की। इसके साथ हम ये भी जान लेते हैं कि कोल और पेट्रोलियम आपके क्या जनरेट करते हैं। तो ये आपके मोस्टली कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट करते हैं, जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कॉज है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में हम जान लेते हैं। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज का इस तरह से यूज करना कि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए वो अवेलेबल हो, वही आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट है। यानी कि किसी भी तरह के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को पूरी तरह से खत्म ना करना, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना, ये आपका सस्टेनेबल मैनेजमेंट होता है। आगे हम देखते हैं थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो आपके थर्मल पावर प्लांट जो थर्मल एनर्जी पे वर्क करते हैं, जिससे कि टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ये मोस्टली आपके कोल, पेट्रोलियम्स एंड इनको बर्न करके होते हैं, जिससे कि हम वाटर को हीट करके उसको वेपर में कन्वर्ट करके और हाई स्टीम वेपर, हाई टेम्परेचर वेपर्स को टरबाइंस पे गिरा के और टरबाइंस को पुश किया जाता है और टरबाइंस को चलाया जाता है। आगे हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। तो मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स हमने देख लिया है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद बात करते हैं हम हाइड्रो पावर प्लांट्स की। तो जिसमें कि आपके डैम्स वगैरह से जब आपका वाटर ऊपर से गिराया जाता है और उसकी वजह से आपके टरबाइंस को घुमाया जाता है, तो इस तरह की हम प्लांट्स को हाइड्रो पावर प्लांट्स कहते हैं। ये ज्यादातर आपके डैम्स के पास बने होते हैं, डैम्स के नीचे लगे होते हैं। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी वेस्टेज नहीं होता है। प्रॉब्लम्स क्या है कि ये लिमिटेड प्लेस पे हो सकता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हिली एरियाज हो, ऊपर से पानी नीचे गिरता हो। बायोमास, बायोमास फिर से आपका बायोमास आ गया, पहले भी हम पढ़ चुके हैं बायोमास के बारे में। एक रिफर्स करता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स को, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किए जा सकें। इसके बाद हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेशन की। क्या है बायोडिग्रेडेशन? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑर्गेनिक मैटर्स या बैक्टीरियाज के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विंड मिल्स की। तो विंड एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। विंड एनर्जी जब हम विंड्स का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या मैकेनिकल वर्क में, तो उसे विंड एनर्जी कहते हैं। विंड मिल्स एक विंड एनर्जी का ही एग्जांपल है। इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके ग्राइंडिंग करते हो या फिर आप वाटर की पंपिंग करते हो। एडवांटेज क्या होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए विंड इज फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, जिससे कि हम ये एक एडजस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए लिमिटेशंस क्या होती हैं। इसके लिए लिमिटेशंस होती हैं कि विंड की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, केवल उन्हीं जगहों पे काम कर सकता है जहाँ पे के आपके स्टॉर्म्स वगैरह आते हों या हवा तेज चलती हो। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइस दैट यूज सोलर एनर्जी। वो डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी के लिए यूज होते हैं, उसमें आपका सोलर कुकर, सोलर वाटर एंड ये सारी चीज़ें आते हैं। उसके बाद आपको ये सब पता ही होगा एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो हम इसके एडवांटेज यही हैं कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर रेडिएशन इसमें कम होता है और साथ साथ सोलर पैनल्स इसमें जो होते हैं नो मूविंग पार्ट्स एंड हैंड्स रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, में मेंटेनेंस की जरूरत भी कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इसके डिसएडवांटेज हैं कि ये तभी वर्क करेगा जब आपकी सनलाइट ज़्यादा होगी, यानी कि जहाँ पे सन की अवेलेबिलिटी होगी, ये आपके पोल्स पे वर्क नहीं करेगा। और इसमें हमें एक स्पेशल टाइप्स के मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आप सिलिकॉन बोलते हो, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। इसके बाद हम टाइड्स एनर्जी फिर से हम देख लेते हैं। टाइडल एनर्जी हमने पहले देख लिया है। टाइडल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें कि आप टाइड्स जो आपके ओशंस में राइज और फॉल होता है, उसका यूज करके हम टरबाइंस को चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वेव एनर्जी, जब आपके ओशन में वेव्स आती हैं तो उसका यूज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ओशन थर्मल एनर्जी, जब भी आपके ओशन के अंदर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो या फिर ओशन से गीजर्स निकलते हो, यानी कि अर्थ की एनर्जी वाटर को हीट करती हो, तो इस एनर्जी का यूज करके भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फ्यूजन और फिजन दो प्रोसेस से न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर सकते हैं और इसी से आप न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हो, जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वर्क करते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेज आपसे पूछेगा, तो न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेज यही है कि इससे रेडियो एक्टिव वेस्ट
यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को इसमें यूज किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव वेव जनरेट होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। इसके बाद जियोथर्मल एनर्जी के बारे में है, तो हीट एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है अंदर अर्थ से, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर, और जब यही एनर्जी का यूज़ हम करते हैं तो इसे जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। हॉट स्पॉट, तो वो एरिया जहाँ पे रॉक्स नोन एज मैग्मा हीट्स एंड अंडरग्राउंड वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम। हॉट स्प्रिंग एक आउटलेट, जब ग्राउंड से हीट निकलती है और अर्थ तक पहुंचती है तो इसे हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम इसकी, तो एप्लीकेशंस हैं ये टरबाइन चलाने में यूज होती है। एडवांटेज, इसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये फ्री एनर्जी है। डिसएडवांटेज, ये हॉट स्पॉट्स और स्पेयर्स, इनकी किस डिफरेंट प्लेसेस की जो हीट है जियोथर्मल साइट्स पे वो घट जाती है। यही हम सेशन फिनिश करते हैं और नेक्स्ट सेशन हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका अवर इन्वायरमेंट। तो अवर इन्वायरमेंट, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड किया जाए, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस से कन्वर्ट कर दिया जाए डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड में। इसके बाद इसमें डिकम्पोजिशन जो होता है वो एंजाइम्स के द्वारा होता है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जिसको कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। इसमें आपको केमिकल प्रोसेस से ही इसे डिकम्पोज किया जा सकता है। ये वेस्ट अनवांटेड वेस्ट होता है और ज्यादातर ये मेंस के द्वारा जनरेट किया जाता है, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जनरेट किया जाता है। ये लिक्विड्स, गैसियस और सॉलिड तीनों ही स्टेट्स में हो सकता है। सॉलिड स्टेट्स में ये हजार्डस और नॉन हजार्डस, यानी खतरनाक और बिना खतरनाक भी हो सकता है। मैनेजमेंट हम देख लेते हैं वेस्ट का। तो मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है? इसको कलेक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, और इसको वेस्ट को एक जगह पे डिस्पोज कर दिया जाता है, ये इसका मैनेजमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं मेजर्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट की। तो इसके क्या क्या मेजरमेंट्स हैं? तो वेस्ट मैनेजमेंट में रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक्स, इसको केवल आप डिस्पोज कर सकते हो, और मटेरियल्स को सेपरेट करके उसे रीयूज और रिसाइकल भी कर सकते हैं, ये इसका मैनेजमेंट होता है। यानी कि जो चीज़ हमारे काम की है उसको हम दोबारा से रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। इसमें वेस्ट को हमें छांटना होता है, अलग अलग करना होता है। तो हाउ कैन बी रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्शन? तो हम वेस्ट प्रोडक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, वो भी मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट डिपेंड करता है 5R पे, जिसमें कि आपका रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये सारे आपके आते हैं। इसके बाद बात हम करते हैं ओजोन की। ओजोन क्या होता है? तो ओजोन एक लेयर्स है गैस की जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, और ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है। साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन से भी ये बचाती है। और रिसेंट्स में ओजोन लेयर्स पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए ये तेजी से रैपिडली डिप्लीट हो रही है, यानी कि ये घट रही है, और ये आपके पोल्स पे, अंटार्कटिका पे सबसे ज्यादा है। इसमें बहुत बड़ा सा छेद हो गया है। तो एक्चुअल में ये किसकी वजह से होता है? ये क्लोरीन गैस की वजह से होता है। जब भी क्लोरीन आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो एक मॉलिक्यूल्स क्लोरीन का 1 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो कि क्लोरीन आपकी जनरेट कहाँ से होती है? जो आपके एसी में या रेफ्रिजरेटर में सीएफसी गैस यूज होती है, इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। वो आपका आगे चल के अल्ट्रावायलेट रे से रिएक्शन करके आपका क्लोरीन रिलीज करती है, और क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करके आपका जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है। तो ओजोन होल क्या है? तो ओजोन के डिप्लीशन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में हुआ होल ही हमारा ओजोन होल है। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट। तो जो नेचुरल सराउंडिंग्स हमारे आसपास की होती है उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो कि इकोलॉजिकल हायरार्की और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसीज हमारे वर्ल्ड में हैं जो कि पॉपुलेशन को क्रिएट करती हैं। इसमें ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी इंक्लूड करती है इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि किसी भी स्पेसीज की डिफरेंट। ओके दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पॉज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। फिर भी हम देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है।
जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। बायोस्फीयर हमारे चारों तरफ का, जिसमें कि आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर